जय हिंद। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ ताकि आप सेहतमंद रहें और आपने अपनी जिंदगी में गुडविल के लिए जो भी टारगेट बना के रखे वो सारे टारगेट आपके कंप्लीट हो जाए। और आज मैं पढ़ने वाली हूँ एपिसोड नंबर 24 अपनी बुक लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन का को हिंदी ट्रांसलेट करके मोहब्बत की रेलगाड़ी का टाइटल मैंने दिया है। और आपके लिए मैं ये पढ़ रही हूँ अपने सारे उन व्यूअर्स के लिए, अपने चैनल के व्यूअर्स के लिए जो हिंदी समझते हैं लेकिन इंग्लिश समझने में उनको डिफिकल्टी होती है। ये किताब मैंने जो लिखी है वो बचपन से लेकर के, पैदाइश से लेकर के, बर्थ से लेकर के हमारे ओल्ड एज तक का जो सफर होता है, एक कॉमन सा जनरल सा सफर जो हर इंसान उस सफर के से गुजरता है। और लाइफ इज अ लर्निंग, हमारी जो जिंदगी होती है वो एक लर्निंग जर्नी होती है, सीखने का एक सफर होती है जो शुरू हो जाती है हमारे पैदाइश के साथ ही। और हमें ऊपर वाला इस दुनिया में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए भेजता है और वही सारी अचीवमेंट्स हमारी पर्सनल अचीवमेंट होती है, सोशल अचीवमेंट होती है, प्रोफेशनल अचीवमेंट होती है हमारी लाइफ जर्नी में। और इस जर्नी में किसी से भी किसी का कंपटीशन नहीं होता, हर की जर्नी अलग अलग डिसाइड की है ऊपर वाले ने, क्योंकि सबको अलग अलग ट्रेड्स देकर पैदा किया है उसने, नेचुरल ट्रेड्स जो होते हैं। और सबकी लर्निंग जर्नी अलग है तो उनके अचीवमेंट्स भी अलग होते हैं, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। इसके साथ ही ये जो लाइफ जर्नी हमारी होती है उसमें हम जो भी अचीव करते हैं इस जर्नी के दौरान और जो हम सीखते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं ताकि उनकी लाइफ एक लर्निंग जर्नी में की तरह रहे, कोई कंपटीशन ना बने। और दूसरी बात वो ये सीखें कि किस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग में से आधी चीजें लेकर के अपने जमाने की नई चीजें जो उनको लेनी है वो कैरी करें अपनी अपब्रिंगिंग में। इस तरह से मेरी जनरेशन से मेरे बच्चों की जनरेशन तक वो दो तरह की अपब्रिंगिंग कैरी करते हैं। अगर हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहां पे ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स की भी बहुत सारी चीजें जो उनके ट्रेड्स होते हैं जो उस बच्चे की लाइफ जर्नी में काम आने वाले होते हैं, वो बच्चा खुद ब खुद सीख लेता है। और इस तरह से 3 जनरेशन की चीजें एक बच्चा अपनी लाइफ में सीखता है और इसको पास ऑन करता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। लेकिन जब वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये सारी चीजें पास ऑन करता है तो फोकस उसका इस पे होता है कि उसकी जनरेशन में हमारी इन 3 जनरेशन में से क्या क्या चीजें यूजफुल होने वाली हैं। और इस तरह से एजुकेशन जो है सोशल चेंज लाता जाता है। जब हम एजुकेशनल जर्नी के थ्रू गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स, बहुत सारी पॉलिसीज की, एजुकेशनल पॉलिसीज कह लीजिए या आप चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसीज कह लीजिए या चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पॉलिसीज कह लीजिए, उन सब के बेसिस पे जो जो चीज वर्क कर रही होती है करंट सिनेरियो में हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो चीज बच्चे के प्रेजेंट में काम नहीं आ रही होती है उसे हम छोड़ देते हैं। और इस तरह से सोशल इवोल्यूशन समाज का होता है। तो ये कहानी मैं पढ़ रही थी आपको बताने के लिए कि किस तरह से हैदर के माँ बाप की जनरेशन की चीजें हैदर और वरीशा ने, हैदर के माँ बाप और वरीशा के माँ बाप की जनरेशन की चीजें हैदर और वरीशा ने सीखी अपनी लाइफ जर्नी में और क्या क्या चीजें उनको उनके सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि वक्त बदलता है, समाज बदलता है, चीजें बदल जाती हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाता है, प्रोफेशन बदल जाता है, तो इस हिसाब से उनको जो जो चीजें यूज हो रही थी वो उसको कैरी करते जा रहे हैं अपनी जिंदगी में। अब हम आगे देखते जाएंगे कि क्या क्या चेंज आता है जो उनके पेरेंट की लाइफ से उनकी लाइफ में अलग होता है। और इस तरह से 2 तरह की अपब्रिंगिंग उनके लाइफ जर्नी, लर्निंग जर्नी में इंक्लूड हो जाती है। और हमने पिछले एपिसोड में ये सुना था कि हैदर और वरीशा ने अपने कलीग्स को लंच पे बुलाया सैटरडे को। वो चाहते हैं कि जितने भी वीकेंड उन्होंने डेजिग्नेट किए हैं जो भी स्पेशल कामों के लिए, मैंने डिस्कस किया है पहले के एपिसोड में कि 4 वीकेंड्स उन्होंने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए, कुछ गेस्ट के लिए, कुछ फैमिली फंक्शन के लिए, कुछ अपने रिजुविनेशन के लिए और कुछ नेक्स्ट मंथ की जो भी फैमिली टारगेट्स होते हैं उसको प्लान करने के लिए। तो
इस तरह से जो सैटरडे को उन्होंने लंच पे बुलाया अपने फ्रेंड्स को, ताकि लंच करते करते शाम तक वो उनको अपना क्वालिटी टाइम दे सके। और उसके बाद सैटरडे नाइट से हैदर और वरीशा अपनी बॉडी हीलिंग और अपने रिजुविनेशन के लिए अपनी बॉडी हीलिंग के लिए काम कर सके। और इस तरह से मैं आगे की कहानी पढ़ती हूँ। वो दोनों सुबह सुबह उठते हैं और ब्रेकफास्ट में वो टोस्ट और मिल्क लेते हैं, क्योंकि लंच उनका बहुत हेवी होने वाला है, तो ब्रेकफास्ट अभी लाइट। यहाँ पे मैं पॉज करूंगी और एक कहावत आपको बताती हूँ जो मेरे पापा मुझे सुनाया करते थे। वो हमेशा कहते थे, खाना दूसरे का हो लेकिन पेट अपना है। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से खाना खाना है। ये नहीं कि बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल हो गई तो खा लिया, उसके बाद फिर लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन सबको परेशानी हो गई डाइजेस्ट करने में। तो इस तरह से उन लोगों ने हल्का ब्रेकफास्ट लिया और ब्रेकफास्ट के बाद वरीशा स्टार्टर प्रिपेयर करने लगी और हैदर चिकन को लो फ्लेम पे बटर चिकन के लिए टेंडर कुक करने के लिए छोड़ देता है। उनके पास 4 बर्नर वाले गैस होते हैं, जिससे उनकी टाइम की सेविंग होती है। और 2 बर्नर पे अगर हैदर काम कर रहा होता है तो 2 बर्नर पे वरीशा साथ में खड़ी होकर के काम कर रही होती है। हैदर नहाने के लिए चला जाता है और रेडी होता है वेलकम करने के लिए गेस्ट को। इसके लिए वेलकम ड्रिंक को प्रिपेयर करता है मिंट शिकंजी। शिकंजी उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी एक बेसिक जिसे आप ड्रिंक कह लीजिए, जिसमें डाइजेस्टिव सारे जो स्पाइसेस होते हैं वो होते हैं, जिसको हम अगर शुरुआत में पीते हैं और आधे घंटे के गैप के बाद जब हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेशन के लिए इन स्टमक को और इंटेस्टाइन को ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका होता है। तो शिकंजी उसने बनाई थी और फ्रिज में उसने रख दिया था। तब तक वरीशा अपनी डिश प्रिपरेशन खत्म करके और सिर्फ टॉसिंग का काम वो छोड़ देती है और चली जाती है। हैदर जैस्मिन ऑयल जो होता है उसको डिफ्यूजर में डाल के स्विच ऑन कर देता है और कारपेट को अरेंज कर देता है फ्लोर सीटिंग के लिए पर्शियन स्टाइल में। ये जो फ्लोर सीटिंग होती है वो इंडो पर्शियन स्टाइल होती है। आपने देखा होगा मोस्टली कश्मीरी फैमिली के लोग और पारसी लोग ये फ्लोर सीटिंग का कल्चर हमारे कंट्री में करते हैं। इसे हम इंडो पर्शियन सीटिंग स्टाइल कहते हैं। आगे चल के फिर वरीशा जो है वो रेडी होने चली जाती है और हैदर अपना कुकिंग का काम खत्म करता है। 1 घंटे के अंदर गेस्ट आ जाते हैं। वो उन लोगों को हैंड वॉश करने के लिए कहते हैं और उनका वेलकम करते हैं शिकंजी के साथ। वो लोग स्टार्टर लेते हैं और वेट करते हैं मेन कोर्स का। वंदना जो हैदर की कलीग होती है वो हैदर को चिढ़ाती है, क्योंकि नई नई शादी हुई है और पहली बार वो लोग लंच पे आए, तो उसको चिढ़ाती है कि आजकल लवलीन को बहुत जेलसी फील होती है। जब भी जब तुम लवलीन को ये बताते हो कि तुम्हें जल्दी से ऑफिस का काम वाइंड अप करके जाना है क्योंकि तुम्हारी न्यूली वेडेड वाइफ जो है घर पे इंतजार कर रही है, ये बात सुन के लवलीन को बहुत चिढ़ होती है। आजकल ये जेलस फील करती है वो। तो वरीशा को थोड़ा अजीब सा लगता है ये सुनने में, और फिर भी वो इसको उतना ध्यान नहीं देती। कोल्ड शोल्डर, शी गेव इट अ कोल्ड शोल्डर, और फिर सुनती रहती है आगे की बातें। वो सारे लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, ऑफिस की बातें करते हैं, ऑफिस के प्रोजेक्ट्स की बातें करते हैं। और आधे घंटे के बाद वरीशा उनसे परमिशन लेती है कि मेन कोर्स टेबल पे ले किया जाए, और इस तरह से 1 घंटे के अंदर खाना टेबल पे लगता है। हैदर रेस्टोरेंट वाले को फोन करता है जल्दी से डिलीवरी देने के लिए, और वो रिसीव करते हैं एक ऑर्डर हाफ एन आवर में, आधे घंटे के अंदर। वरीशा अपना एप्रन पहनती है और मंचूरियन और शैलो कबाब जो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी 2 डिशेस बनाने की, मंचूरियन को टॉस करती है और शैलो फ्राई करती है कबाब को। और इस तरह से दोनों सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं खाना लगाने में टेबल पे। प्रिपरेशन, वंदना और मोहित जो है वो बहुत तारीफ करते हैं खाने के टेस्ट की, और टेस्ट से ज्यादा जिस अफेक्शन के साथ वरीशा और हैदर ने उसको टेबल पे सर्व किया था उसमें उनकी मोहब्बत और उनकी केयर और उनका लगाया हुआ वक्त साफ साफ झलक रहा था।
तो वो लोग इसकी तारीफ करते हैं और इसकी भी तारीफ करते हैं कि आप लोगों ने हमारी पसंद के मेनू रखे, हमें लंच पे बुलाया है। तो ऐसा बहुत कम घरों में होता है कि गेस्ट से उनका पसंदीदा चीज पूछ करके खाने में बनाया जाए, और इस तरह का कल्चर वरीशा और हैदर ने अपने माँ बाप से सीख करके कैरी ऑन किया था। वो एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट करते हैं। वरीशा और हैदर को परफ्यूम गिफ्ट करते हैं टाइटन कंपनी का, और उनको लंच के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और चले जाते हैं। हैदर वरीशा से पूछता है कि तुम्हें लवलीन के बारे में कोई डाउट है क्या? इस तरह से वो मजाक कर रही थी वंदना। तो वो बोलती है कि जो तुम्हारे लिए मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में दी है और जिसको दुनिया में निकाह के जरिए रिचुअलाइज किया है अल्लाह ने, उसकी वो इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी आकर के कुछ भी कह दे और इस पे फर्क पड़ जाए, और किसी के भी ब्लो ऑफ थॉट से, किसी दूसरे की किसी थॉट से मेरे रिश्ते पे फर्क पड़ जाए। मैंने अपने माँ बाप को लोगों की इस तरह की बातों पे बड़ा कूल रिस्पॉन्स देते हुए देखा है। उन्होंने कभी भी दूसरों की थॉट को अपने रिश्ते में एज एक्शन सरपास नहीं किया। मतलब अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है शौहर और बीवी के रिश्ते के बारे में, तो उसको सुन करके परेशान होके कुछ इस तरह का एक्शन रिश्ते में लाना जिससे दोनों के बीच दूरियां पैदा हो, ऐसा उसने अपने माँ बाप की लाइफ में नहीं देखा है। और इसलिए उसने सीखा है कि ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग होता है, और इसकी अहमियत उसने बचपन से ही सीखी है। इसलिए तुम वो हैदर को कहती है, इसलिए तुम बिल्कुल भी इसकी चिंता मत करो, वरी मत करो। अनटिल एंड अनलेस हम दोनों सही हैं एक दूसरे के लिए, और हम दोनों का परसेप्शन एक दूसरे के बारे में सही है, कुछ भी हमारे रिलेशन में गलत नहीं होगा। और उसने बताया कि परसेप्शन जो होता है शौहर और बीवी का एक दूसरे के लिए, वो दिमागी पुलाव से नहीं बनता, वो हमारा एक दूसरे के लिए केयर करने वाला जो एक्शन होता है इन द कोर्स ऑफ टाइम, वो डिसाइड करता है। और आजकल की जो जनरेशन है, वरीशा ने अपनी जनरेशन की लड़कियों को एक्सप्लेन किया, मेरे जनरेशन की जो लड़कियां हैं वो थॉट से ज्यादा एक्शन में बिलीव करती हैं। और जब से शादी हुई है मैं देख रही हूँ कि किस तरह से हम दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, तो किसी की भी खराब सोच हमारे रिश्ते पे कोई असर नहीं डालती। हमारी मेहनत और हमारी अच्छी सोच जो हम रिश्ते में जमा कर रहे हैं, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन बातों को ध्यान देने से बेहतर है कि हम दोनों अपना जो काम कर रहे हैं रिश्ते में वो कंटिन्यू करते जाएं, क्योंकि इस काम से हमारा रिलेशन बहुत हेल्दी होता जाएगा वक्त गुजरते गुजरते हुए। 1 महीने के बाद ये न्यूली वेडेड जो कपल हैं उनकी लाइफ में मुहर्रम आता है। हैदर वक्त निकाल करके अपने ऑफिस से परमिशन लेकर के उनको एक्सप्लेन करके कि इस मंथ में, मुहर्रम के मंथ में हमें किस तरह से मजलिस में अपना टाइम देना होता है, तो मैं अपना सारा काम 7 बजे के अंदर वाइंड अप करूंगा, ताकि वाशी के इमाम बाड़े में जो उसके घर के पास है वहां वो जा करके डेली 1 घंटा अपने रिलीजियस रिचुअल को दे सके। और वरीशा उसको देखती है कि वो अकेले इमाम बाड़े जा रहा है, तो वो उससे पूछती है कि मैं भी चलूं आपके साथ, क्योंकि हैदर नहीं चाहता कि वरीशा को किसी भी तरह का प्रेशर हैदर की तरफ से दिया जाए कुछ भी उसके ससुराल का रिलीजियस रिचुअल सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि हैदर अभी अपना टाइम और अपना एफर्ट अपने ससुराल के रिलीजियस रिचुअल को सीखने में नहीं लगा रहा है। तो यहाँ पे इक्वल थॉट्स फॉर वाइफ एंड हस्बैंड एक एजुकेटेड बंदे ने अपनी मैरिटल लाइफ में इंट्रोड्यूस किया।
और इस तरह से वरिशा खुद पूछती है कि क्योंकि आप अकेले जा रहे हो और शादी के बाद हर हर काम इस तरह का जो होता है रिचुअल्स, उसमें शौहर और बीवी दोनों की लगन होनी चाहिए, दोनों साथ में जाने चाहिए, तो मैं चलूं? तो वो उसको परमिशन दे देता है कि ठीक है तुम चलो। उसको अच्छा लगता है अपनी बीवी का साथ अपने रिलीजियस रिचुअल में पहली बार पाने के लिए। और इस तरह से वो लोग अपनी जिंदगी के नए सफर में अपने घर के रिचुअल से कुछ अलग रिचुअल में वरिशा एक्सपीरियंस करने वाली थी। लेकिन हैदर बार बार उससे कहता है कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम घर पे रेस्ट कर सकती हो। वरिशा स्माइल करती है और कहती है कि मुझे जिंदगी में नई नई चीजें सीखना और मेरा खुद का पर्सनल थॉट उन चीजों के बारे में डेवलप करना मुझे बचपन से पसंद है। मैं दूसरों के पर्सपेक्टिव से अपनी जिंदगी की चीजें नहीं समझती, मुझे खुद का पर्सपेक्टिव एक्सपीरियंशियल बेसिस पे बनाना ज्यादा पसंद है। और इसलिए मैं एक नोबल फैमिली की मेंबर हूं और मैंने सीखा है कि प्रॉफिट और उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट कैसे देना है, अपने माँ बाप के प्रैक्टिकल एक्शन से मैंने सीखा है। इसलिए मेरे अंदर हैबिट ग्रो हुई है बीबी फातिमा के फैमिली के लिए बहुत रिस्पेक्ट पे करने की। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर उनके बारे में मुझे और कुछ जानने को मिले, तो मैं मजलिस अटेंड करना चाहती हूँ। और इस तरह से वो अपने नॉलेज बैंक में, क्योंकि लाइफ एक लर्निंग जर्नी है, मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ और ये मैं अपने बच्चों को और अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ। तो जब लर्निंग जर्नी में हम कुछ नया सीखते हैं तो वो हमारी जर्नी के रिपोर्ट कार्ड में एक एड ऑन क्रेडिट करता है। और इस तरह से उसने हैदर को एक्सप्लेन किया और वो और आगे बताती है कि हमने बचपन से सीखा है कि जो ऑलमाइटी है उनकी ब्लेसिंग हमारी लाइफ में जब आती है तो हम इस तरह से कंपैशनेट मैनर में आती है कि हम कभी भी कुछ अपनी जिंदगी में गलत करने से कतराते हैं। अगर आपको पहचानना है कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग आपके साथ है कि नहीं, उसका सीधा सा तरीका है ये जानने के लिए कि जब कुछ आपकी लाइफ में बहुत गलत हो रहा होगा तो आपको बेचैनी फील होगी कि ये सही नहीं हो रहा है, और ये होता है ऊपर वाले की कंपैशन हमारे अंदर ग्रो होने का एक साइन। और इस तरह से वरिशा बताती है कि मैं इसमें यकीन करती हूँ कि अहले बैत जो है मतलब प्रॉफिट और उनकी फैमिली एक बहुत ही इंट्रिकेट सा तरीका है अपनी जिंदगी में कुछ अच्छाइयां ऐड करने के लिए। उन हैबिट्स अगर हमें कुछ अच्छी सीखनी है, अगर 5-6 हैबिट भी उनकी लाइफ से हमने सीख करके अडेप्ट कर लिया, अडेप्ट मतलब प्रैक्टिकल यूज अपनी लाइफ में शुरू कर दिया, तो वो सोफे पे बैठ के आराम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे अपनी लाइफ जर्नी के लिए। हैदर उसको इमामबाड़े लेके जाता है, वो मजलिस अटेंड करती है और वो शुरू से ही जानती थी मातम के बारे में और नौहे के बारे में, क्योंकि जब वो हैदर से मिली थी तभी उसने अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, जो भी उसके शिया फ्रेंड्स थे, उनके साथ जाकर के इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज वो ले चुकी थी। और उसकी माँ की एक दोस्त थी जिनको वो अक्सर देखा करती थी और उसकी माँ भी कभी कभी वहां पे जाया करती थी अपनी दोस्त के साथ। तो उसका एक्सपीरियंस पहली दफा नहीं था, लेकिन उसके इन एक्सपीरियंस को एक्सटेंड कर रहा था। वो एक कॉर्नर में इमामबाड़े के बैठ जाती है, नमाज ऑफर करती है और दुआ पढ़ने लगती है, अपनी तस्बीह लेके चैंट करने लगती है, दरूद शरीफ पढ़ती है। उस पे दरूद शरीफ एक दुआ होती है जो पीस भेजती है प्रॉफिट और उनकी फैमिली पे, इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी नेकियां अपने आने वाली जनरेशन को सही मजहब सिखाने में की और मजहब का सही डेफिनेशन मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करके किया, उसके लिए वो थैंक यू होता है दरूद शरीफ उन लोगों के लिए। तो वो ग्रेटिट्यूड पे करते हैं इस तरह से दरूद शरीफ पढ़ के, और मजलिस होती रहती है, वो सुनती रहती है, लेकिन उसकी जबान पे दरूद शरीफ चलती रहती है। मातम के वक्त वो पुरसा देने के लिए खड़ी होती है। जब मातम होता है तो फर्श अज़ा पे खड़े होते हैं लोग तहजीब में,
जैसे कोई बहुत बड़ा अफसर आ जाता है या कोई प्राइम मिनिस्टर आने वाला होता है तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, उस तरह से जब मातम शुरू होता है तो तहजीब में लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि प्रॉफिट और उनकी फैमिली की रूह ब्लेसिंग देने आया करती है वहां पे। तो सब खड़े हो जाते हैं, वो भी खड़ी होती है वहां पे, और मातम इस तरह से चेस्ट बीटिंग के एक्शन को कहते हैं। तो ये जो चेस्ट बीटिंग होती है बिल्कुल पर्सनल होती है, किसी को टैप करना है तो वो टैप भी कर सकता है, किसी को जोर से करना है तो वो जोर से भी कर सकता है, किसी को सिर्फ हाथ रखे होना होता है उनकी हेल्थ इश्यूज की वजह से, हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ हाथ रखे भी होते हैं। तो ये पर्सनल होता है, ये एक कॉमन नहीं है कि सबको एक ही तरीके से करना है। और जब इमामबाड़े जाने का रिचुअल स्टार्ट हुआ तो वरीशा ने नोटिस किया कि ऑल ओवर वर्ल्ड के जो भी शिया कम्युनिटी है उनके लोग अलग अलग तरह से मातम करते हैं। तो इससे उसको पता चला कि ये पर्सनलाइज्ड है, एक कॉमन नहीं है कि एक ही तरीके से सब करेंगे। तो वरीशा ने चूज किया सीने पे अपना हाथ रख के, जिस तरह से हम प्लेज लेते हैं, रख करके टैप करने का मेथड, क्योंकि उसमें वो कंफर्टेबल फील कर रही थी। और इस तरह से उसने अपने शौहर के फैमिली का वो ट्रेडिशन पहली बार एक्सपीरियंस किया और उसको इज्जत देने के लिए उसने एक्सेप्ट किया। क्योंकि कहते हैं कि जब दोनों स्पाउस में से कोई भी एक इस रिचुअल को शुरू करता है कि अपने इन लॉज की फैमिली को इज्जत देना है, तो अगला जो कपल में से जो अगला बंदा या बंदी होती है वो खुद ब खुद सीख जाती है इस प्रैक्टिकल एक्शन से कि अगले इन लॉज की फैमिली को भी रिस्पेक्ट देनी है। तो यहां से क्रिटिसिज्म, जजमेंट और जो भी फिजूल की बातें समाज में फैली हुई होती हैं उसको एजुकेटेड कपल यहां से अपने एक्शन के थ्रू खत्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में जो भी सोशल थिंग्स हैं वो इवॉल्व होकर जाए, सेम टू सेम कंटेम्पररी थिंग ऐसे ही रॉ पास ऑन ना हो, उस पे काम किया जाए। और इस तरह से मातम खत्म होता है और वो इमाम हुसैन और उनकी फैमिली को फातिहा ऑफर करती है और सारे लोग नमाज पढ़ते हैं और सबकी रेस्ट इन पीस और उनकी सोल की शांति के लिए दुआ करते हैं और सब लोग अपने अपने घर रिटर्न हो जाते हैं। ये दोनों भी अपने अपने घर चले आते हैं और फ्रेश होने के बाद सो जाते हैं, क्योंकि नमाज तो पढ़ के आ चुके हैं, तो रात की नमाज का कोई टेंशन नहीं होता। और अगले दिन ये लोग नॉर्मल रूटीन जो उनकी होती है वर्क आवर की वो फॉलो करते हैं और अपना आगे का एपिसोड मैं पढ़ूंगी कल का एपिसोड मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि मैंने कैजुअल लीव ली थी मेरे चैनल से। मैं टीचर हूँ, कैजुअल लीव का कॉन्सेप्ट है महीने में एक कैजुअल लीव ली जा सकती है। तो कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कैजुअल लीव ली थी, तो कल का एपिसोड अब मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं लीव पे थी। आज का एपिसोड मैंने पढ़ा है और आप इस तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ ये जानने के लिए कि जो शादी होती है वो सिर्फ ससुराल के रिचुअल्स को फॉलो करने की प्रथा नहीं होती, वो एक ऐसा रिश्ता होता है जो दोनों फैमिली को बांधने की शुरुआत होती है। और ये शुरुआत बड़े प्यार से वरीशा ने वॉलंटियर करके हैदर के साथ शुरू की है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।